जो आज से 10 साल पहले पैदल चल रहा था वो हवाई जहाज से उड़ा है। अचानक पैसा कहां से आया? कोई कारोबार उसके पास नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं। ये भ्रष्टाचार कहां से आया है? ये पैसा गया कहां? 10 साल का बजट, 10 साल का बजट कहां गया? इसी का हिसाब मोदी दे दे कि बजट यहां चला गया। और जब 10 साल का बजट 400 लाख करोड़ होता है, 400 लाख करोड़ होता है, तो 1.5 लाख करोड़ जो है का बजट जो है ये कहां से आ गया? ये कर्जा क्यों आ गया? कहां गया 400 लाख करोड़? भाई 1 साल में 40 लाख करोड़ बजट पेश करते हैं तो 10 साल में 400 लाख करोड़ हो गया ना? हो गया, हाँ। तो 400 लाख करोड़ का हिसाब किताब दे दो भाई, कहां गया? ये 150 लाख करोड़ कर्जा कहां से आ गया? मेरे ऊपर फिर से आ गया। और रघुराम राजन ने कहा इस बात को कि मोदी ने जो कर्ज लिया है हमारे पूरे वेल्थ का, पूरी इकोनॉमी का 2/3 से ज्यादा कर्ज ले लिया है। मतलब हमारा जो हैसियत है उसके 2/3 से ज्यादा कर्ज ले लिया है भारत के अंदर, और 50 साल तक का कर्ज है। हमारे बच्चे कितनी पीढ़ी कर्ज भरेंगे? कर्जा गया कहां? ये सवाल असली है। इस पर मोदी एक बार नहीं बताएंगे क्योंकि बस डेटा नहीं है, झूठ बोलना है उनको। इसलिए जो आरएसएस का मूल एजेंडा है जो 1925 में स्थापित हुआ था, वो एजेंडा उनका हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई एजेंडा देश के अंदर नहीं है। और मुझे किसी मुस्लिम से कोई खतरा देश के अंदर नहीं, मैं दावे के साथ कहूं। मैं जब से पैदा हुआ हूं इस देश के अंदर, मैं देश के कोने कोने में गया हूं, बंबई गया हूं, दिल्ली गया हूं, पंजाब में रहा हूं, बंगाल में रहा हूं, बिहार में रहा हूं, पूरे देश घुमा हूं। हर पूरे देश के अंदर हमारे मित्र हैं। किसी मुस्लिम ने मुझे कभी गाली नहीं दिया होगा, कभी ट्रोल नहीं किया होगा, हमें कोई खतरा नहीं है। अपराधी तो हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी कुछ अपराधी होंगे। मुख्तार अंसारी का नाम लेंगे, बरजत सिंह का नाम नहीं लेंगे, हरशंकर तिवारी का नाम नहीं लेंगे, फलाने का नाम लेंगे। ये सब जगह है। राय में भी होंगे कुछ अपराधी। लेकिन सवाल है कि किसी हिंदू समाज को किसी अल्पसंख्यक समाज से कोई खतरा है, ये मुझे नहीं लगता और मुझे नहीं दिखता। मुस्लिम समाज से हिंदू समाज को कोई खतरा है? कोई समाज का कोई खतरा नहीं है। ये व्यक्तिगत रंजिश हो सकता है, झगड़ा तो होगा ही। हमारे पड़ोसी में झगड़ा होता है क्या? आपके कहने का मतलब नहीं होता है क्या? होता है। बाप बेटे में नहीं जाओगे तो चर्चा में कर, बाप बेटे में झगड़ा नहीं होता है क्या? संपत्ति का झगड़ा तो सब में होता है। अगर झगड़ा नहीं होता तो क्यों घर में दीवार खींच जाती है? आंगन में खींचती नहीं? खींचती है। बोलचाल नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि जो कौम से कौम की दहशत बनाई गई है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रायोजित दहशत है कि हम काम न करें, पैसे को किसी और को दे दें, पूंजीपति वर्ग की तरफ मेरी नजर न जाए, तो हमारा असली झगड़ा जो पूंजीपति वर्ग से है वो झगड़ा को नहीं दिखने दिया जाना चाहिए। इसलिए जाति और धर्म के बीच में लड़ाई लड़ता है। ये असली इनका एजेंडा है, जो आरएसएस का तो अब हम लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि जो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव को आप लोग कैसे देख रहे हैं, और क्षेत्र में जो लहर है, आम लोगों में जो सोच है, वो क्या बन रही है? मैंने आज से 2 महीना पहले मैं कई गांवों का दौरा किया, इलाके का दौरा किया, लखनऊ में भी था, लखनऊ लोगों से बातचीत किया, इस क्षेत्र में भी मैं बातचीत की जी, क्योंकि मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरा इलाका है, क्षेत्र है, तो लोगों से हर बच्चा हर बूढ़ा जानता है, तो मैं घूमता रहता हूँ, पैदल ज्यादा चलता हूँ। तो जो 2 महीना पहले मैंने एक सर्वे किया और लिखा उसके बारे में, पूरे में देश की जो पूरी स्थिति थी, मैं सर्वे किया तो मैं लिखा कि भारतीय जनता पार्टी को 175 मैक्सिमम और 150 मिनिमम सीट मिलेगी इनको। हमारे कुछ मित्रों ने उस पर तो हंसी उड़ाई कि आप एडवांस लिख देते हैं फिर मामला गड़बड़ा जाता है। हमने कहा आप उसको आप कंटेंट को नहीं समझते हैं। जैसे मैंने 2022 में कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे एक मित्र जो है बहुत बड़े ओहदे पर थे, तो उसके बाद बात चली गई, तो उन्होंने कहा कि जब सरकार नहीं बनी तो उन्होंने इस बात कहा। तो हमने कहा आपने क्यों नहीं डिफेंस किया वहां पर? हमने उस सिचुएशन की बात किया जिस सिचुएशन में लोग वोट डाल देते। लेकिन 350 के आसपास एनडीए का जो गठबंधन का जो यहाँ पर सरकार बनी थी 2017 में, 350 के आसपास सीटें थी, वो सीटें 225 में आके सिमट गई।
तो भारतीय जनता पार्टी 80 सीट हार गई, 80 सीट हार गई। इस पर कभी बहस हुई आज तक उत्तर प्रदेश में? कोई चैनल बहस का है कि 80 सीट हार गई बीजेपी? एक तो इस पर बहस नहीं हुई। 30 वोट से लेकर के 900 वोट तक 127 सीटों पर समाजवादी पार्टी हारी। क्या अगर जो पार्टी 100 सीट हार रही है उस पर बहस नहीं हो रही है, तो 1952 से जितने चुनाव हुए, ये कोई बता दे, कोई डेटा दे दे, कोई भी पत्रकार हो, कोई विद्वान हो, कोई एनालिसिस करने वाला हो कि 127 सीटों पर कोई पार्टी इतना मिनिमम वोट से हारी है, इतना कम मार्जिन से कोई पार्टी हारी हुई 127 सीटों पर, तो मैं एनालिसिस करना बंद कर दूंगा। 30 वोट से लेकर के और 900 वोट तक 127 सीटों पर हारना आपको अप्रत्याशित नहीं लगता है क्या? एकदम लग रहा है। क्या कह देंगे समाजवादी पार्टी हार गई थी? मैं दावे के साथ कह रहा हूं आज भी, और 10 साल बाद पूरी उसकी रिपोर्ट आएगी 2022 की, तो आपको पता चलेगा कि 127 सीटों पर कलेक्टरों से हरवाया गया था। और कैसे 5000 वोट से कलेक्टर हराता मैं जानता हूं अच्छी तरह से। मैं इंडिविजुअल नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मेरे सामने कलेक्टर ने हराया है। एक बूथ 2 बार गिना गया है हराने के लिए, एक आदमी को जिताने के लिए, और मैं आई विटनेस हूं उसमें, मैं जानता हूं, इसलिए हरवाया गया। ये चुनाव जीतना नहीं है। अरे तो कोई बता दे, अभी तो 52 से चुनाव हुआ है आज तक, 127 सीटों पे 127 सीट जीतने वाला, क्योंकि समाजवादी पार्टी 27 सीट जीती है और 127 सीट पर हारी है 30 वोट से लेकर 900 वोट तक। मैंने 127 सीट तो ही जीत गई। हाँ। और जो 127 सीट पर जो हारी थी वो 30 वोट से 900 वोट, किसी में मैंने जो कम रहा वो 30 वोट से अधिकतम 900 इसी के बीच में जगह जगह ये हारी है। तो 52 से चुनाव अभी तक हुआ, कोई पार्टी 127 सीट पर इतना कम मार्जिन से हारी हो, मुझे कोई पूरी लिस्ट दिखा दे, लिस्ट भी 52 में पड़ी हुई है, तो इसको क्या कहा जाएगा? हराया गया। इस पर बहस नहीं हो सकती है, क्योंकि देश की कारपोरेट मीडिया मोदी की इमेज बिल्डिंग करने में और योगी की इमेज बिल्डिंग करने में बनी हुई है 24 घंटे। अमित शाह को चाणक्य बता दिया, जिनको एक पैसे का ज्ञान चुनाव का और देश का नहीं है, चाणक्य हो गया। अरे अजीब हाल है भाई। मोदी जी भी तो विश्व गुरु है। वही कह रहा हूं ना, बना दीजिए विश्व गुरु, अपने मुंह से बनना है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया हो उन लोगों ने तो बता, अब दूसरी से आगे आते हैं, नहीं तो डाइवर्जन हो जाएगा। इसलिए मैं कहा कि ये इतना वोट सीट मिलेगा, और मैंने कह दिया कि 2 महीना पहले फेसबुक पर लिखा हूं मैं, और लाइव में भी बोला मैंने इसको। राहुल गांधी ने कहा कि 180 सीट भाजपा को मिलेगी रामलीला मैदान में, और जितनी सोशल मीडिया पर जो अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, श्रवण गर्ग हैं, अजीत अंजुम है, सत्य हिंदी वाले हैं, चाहे डीबी लाइव वाले हैं, चाहे देश नीति वाले, तमाम देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर है। आज के तारीख में कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया में, चैनल में देश का वरिष्ठ पत्रकार, जिसे पत्रकार कहा जाए, वो नहीं है। हो तो बताइए। सुधीर चौधरी जैसा आदमी है जो कोल ब्लॉक में बार्गेनिंग करने गया था, तिहाड़ चला गया था। सुधीर चौधरी जैसा आदमी है। मैं तो रवीश कुमार जी से लोग बाहर हैं, अजीत अंजुम बाहर है, अभिषेक शर्मा बाहर है, श्रवण गर्ग बाहर है, हमारे बहुत सारे मित्र जिसको मैं खुद जानता हूं, लखनऊ से दिल्ली तक, वो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में एक भी किसी की जगह नहीं है। तो क्या अगर ये साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने आज सवेरे कहा है, बोला है कि हमने 175 सीट ज्यादा बताया है, थोड़ा कम करना होगा। और साउथ में 132 सीट में 4-5 सीट बीजेपी को मिलने जा रहा है। 132 सीट साउथ में है, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में अंदर, तमिलनाडु, उस साउथ में 1 सीट इनके पास नहीं है। 2-3 सीटें, 4 सीटें कर्नाटका में मिल सकते हैं अधिकतम। अब इनको लड़ना है 400 सीटों पर, इनके एलआई भी उसमें शामिल है। मैक्सिमम सीटें पा चुके हैं वहां पर, गुजरात में 26 में 26, राजस्थान में 25 में 25, मध्य प्रदेश में 29 में 28, छत्तीसगढ़ में 11 में 9 पा चुके हैं, दिल्ली में 7 में 7,
हरियाणा में 10 में 10, उत्तरांचल में 5 में 5, मैं वहाँ जो है हिमाचल में 4 में 4, बिहार में 40 में 39, बंगाल में 19, और बाकी एक एक सीटें जहां वो पा चुके हैं। असम में जितना पाना था पा चुके हैं। अब बताइए कि जतन जनता का इतना आक्रोश है, वो मोदी का जो भाषण बता रहा है कि उनकी स्थिति क्या है, और उनके रैलियों में भी आप देख रहे हैं तो वो स्थिति बता रही है। तो जो गुस्सा लोगों का है, अगर जिस नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ बेल्ट के अंदर, जो हमारी जो काऊ बेल्ट है, इलाका काऊ बेल्ट कहते हैं इसको हिंदी पट्टी में, अगर जो सीटें कम होती चली गई, हर राज्यों में 10-10 सीटें चली गई, कई ठो सीट इनके पास बचती है। तो क्या है जो राजस्थान में छतरियों का इनके खिलाफ आगाज है, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली के अंदर है, तो जो ये छतरी लोगों का पंजाब के अंदर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ गए, बिहार में है। तो आप अपने एक एमपी से, एक एमपी के प्रत्याशी की हैसियत इतनी बढ़ जाती है कि हम उसको छतरियों की बात नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि महिला एक क्लास है, एक वर्ग है जी, और कोई भी व्यक्ति किसी महिला का अपमान करता है जी, वो किसी जाति की हो जी, तो मैं उसके खिलाफ हूं। जैसे अभी एक मामला उभर कर्नाटक में आया, वो जो है प्रज्वल रमन्ना है जी, 2700 लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ उसने जो काम किया, ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, और दुनिया का सबसे बड़ा रेपिस्ट है। मोदी से कंधे पर हाथ रख कहते हैं कि इसको जिता दीजिए, ये जब जीतेगा तो मेरी मदद होगी। इतना अनैतिक हो चुके हो। उस रूपाला को जिसने हमला किया उस महिला पर, मैंने महिला जाति पर, आप रूपाला का टिकट नहीं काटे, आपने एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया उसके साथ कि बहुत हल्ला होगा तो डमी कैंडिडेट को लगा दिया जाएगा, फिर डमी कैंडिडेट को नहीं उसी कैंडिडेट बना दिया आपने रूपाला को। आप महिलाओं का अपमान किया है। तो ये जो इनका काम रहा है, और इनसे जो क्षुब्ध वर्ग एक है, तो उसके क्षुब्ध होने का दुष्परिणाम क्या? ये मैं कह रहा हूं देवरिया के अंदर जो ठाकुर हार्ड कोर वोटर था भारतीय जनता पार्टी का जी, इस देवरिया के अंदर जी, एक ठाकुर जो है भाजपा कोड नहीं डालेगा, इंडिया गठबंधन कोड डालेगा। ये देवरिया में प्रभाव देख लीजिए, ये प्रभाव आप मऊ में घोसी में देख लीजिए, ये प्रभाव आप बगल की सीट पर देख लीजिए, पड़ौना में देख लीजिए, हर जगह इस प्रभाव को देखिए। और मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में झाड़ू लगने जा रहा है। और मैंने एक दिन लिखा है कि मोदी 2004 और 2010 की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चली जाए। मैंने 9-10 सीट मिली थी 2004-2014 में, जो उनको 73 सीटें मिली, तो 10 से 73 सीटें गई। जो चीजें अभी कल वाले चुनाव में जो हुआ है, हाँ, कि बहुत सारे लोगों पर लाठी चलाई गई है, हाँ, ये गुस्सा बता रहा है, ये डर बता रहा है। इतना डर उनके अंदर पैदा हो चुका है कि वो काले कपड़े से डर रहे हैं। महिलाएं बुर्का पहन के जा रही हैं, उनको डर लग रहा है। जैसे सांड पशु जो है ना, लाल कपड़ा देके भाग जाता है, मोदी को लाल कपड़े से डर लगता है। कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है लाल झंडा वाला। कभी लाल कपड़े से डर लगता है, कभी काले कपड़े से डर लगता है। इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री देश का अब दुनिया में कहीं नहीं पाएंगे। महाराज तो लोग कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना है, बहुत सशक्त है, हमें तो पूरे देश में डंका बज रहा है। हमें तो 56 ही दिखाई नहीं दिया। इन्हीं के रिज्यूम में पुलवामा हो गया, इन्हीं के रिज्यूम में उड़ी हुआ, इन्हीं के रिज्यूम में पठानकोट हुआ, इन्हीं के रिज्यूम में जो है चीन घुस आया, इन्हीं के रिज्यूम में अरुणाचल में चीन दावा कर रहा है, गांव बसा लिया और नाम बदल दिया। तो क्या ये सत्य जो ये बातें आ रही हैं, ये क्या सत्य घटना है कि अरुणाचल में चीन भारत के सीमा के अंदर आ गया है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और नहीं तो मोदी जी और उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तीन एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें कि ये बात असत्य है। इनके द्वारा जिनके साथ वो बैठ करके कर रहे हैं उन लोगों से? हाँ, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें करण थापर भी हो, जिसमें वायर के लोग हो, न्यूज क्लिक के लोग हो, आप हो, उसमें तमाम मीडिया के लोग हो, देसी विदेशी मीडिया हो, और पूछ रहे उनसे, वो मोदी जी बता दीजिए कि अरुणाचल की स्थिति क्या है, गलवान घाटी की स्थिति क्या है, हमारे 20 सैनिक क्यों शहीद हो गए थे जब कोई नहीं घुसा था, तो ये बता दें। ये मीडिया तो बता रही है कि
इनके विश्व में इतने वर्चस्व हैं कि दो देशों को के युद्ध को जो उन्होंने बयान इस करा दिया। मीडिया के लोग जब जर्मनी में गए थे तो जर्मनी में इनकी एंट्री नहीं हुई तो मोदी से कहा कि हमको तो आने नहीं दिया गया। कहा ठीक है देखेंगे। भारतीय मीडिया का देश दुनिया के देशों में एंट्री वर्जित है। अब बता दीजिए भारतीय मीडिया किसी भी विदेश के शासनाध्यक्षों के साथ वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। इतना तरक्की हो गया है। हाँ, भारतीय मीडिया किसी भी दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री का किसी शासनाध्यक्ष का इंटरव्यू लेके बता दें। ये हमारे कारपोरेट में ये तो बढ़िया जो है उपलब्धि है भारतीय मीडिया के लिए। हाँ, है इसीलिए तो 180 में 170 पर चले गए। इनका रैंकिंग गई है 180 में 170 जो रैंकिंग की है। इससे बड़ी शर्मनाक बात तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। तो मोदी के वहां डफली बज रहा है, ये भारत से बैठ के देख रहे हैं क्या? अरे तो मैं बता रहा हूं किसी भी स्वागत में मोदी के एक अंग्रेज आया हो तो बता दीजिए। किसी भी मोदी के स्वागत में एक अमेरिकी गया हो तो बता दीजिए। किसी भी जर्मन कोई भी जर्मन अगर मोदी के स्वागत में गया हो, एक जापानी मोदी के स्वागत में गया बता दीजिए। एक चाइनीज मोदी के स्वागत में गया बता दीजिए। एक ऑस्ट्रेलियाई मोदी के स्वागत में गया बता दीजिए। एक नहीं मिलेगा उसको। ये भारतीय मूल के लिए कुछ है वहां मैनेज होता है कि आगे थोड़ा आप नाच कूद लीजिएगा और मोदी जी कर दीजिएगा, इनकी इमेज बन जाएगी। इसका कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे, जब नेहरू जाते थे तो राष्ट्राध्यक्ष लेने आता था, वेट करता था विमान पर, नेहरू आ रहा है। इंदिरा जाती थी तो राष्ट्राध्यक्ष जाता था लेने के लिए, नेहरू आ रहा है, इंदिरा आ रही। राजीव गांधी गए तो वेट किया वहां पर। मनमोहन सिंह गए तो ओबामा वेट किए जाकर हवाई अड्डे पर। मनमोहन सिंह आ रहे हैं। ये दुर्दिन आ गया। ये तो उतर नहीं रहे थे विमान से, कोई लेने नहीं गया था। वो तो फुटेदार के पास भी होगा, वो तो फुटेदार के पास भी होगा। कोई लेने नहीं गया, उतर नहीं रहे थे, गुस्से में थे। देखिए भाई, मैं भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत चाहता हूं, लेकिन इसलिए कि जब विदेश में जाते हैं तो भारतीयों का अपमान करते हैं। ये विपक्ष को गाली देते हैं विदेश में जाकर। कोरिया में जाते गाली देते हैं, जर्मनी में जाते गाली देते हैं, जापान में जाते गाली देते हैं। विपक्ष को गाली देते हैं। जो विपक्ष 63% लोगों का नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है जो विपक्ष, उसको विदेश में जाकर के गाली देते हैं। ये विपक्ष की कदर यहां नहीं करते हैं, ये नागरिकों की कदर यहां नहीं करते हैं। यहां नागरिकों को 5 किलो अनाज का लाभार्थी बताते हैं। अमेरिका के प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है, राष्ट्रपति की हैसियत नहीं है कि अमेरिकियों को लाभार्थी कह दे। नागरिक अधिकार उनके पास है, जो पाते हैं और जो लेते हैं। राइट टू फूड बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, कानून बना हुआ, उनका अधिकार है, लाभार्थी ये उनका अधिकार है, लाभार्थी नहीं है। ये उनका अधिकार है राइट टू फूड के तहत, और वो कांग्रेस ने बनाया है। उन लोगों का बेइज्जती करते हैं, 80 करोड़ लोगों कहते हैं लाभार्थी है, 5 किलो अनाज देते हैं। इसलिए जब विदेश जाते हैं, भाई तुम घर में अगर उन लोगों की बेइज्जत करोगे तो बाहर तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा। क्योंकि देश इज्जत करता है तब बाहर आपकी इज्जत होती है। देश में किसी को टुकड़े टुकड़े गेम कहोगे, किसी को कहोगे वे पाकिस्तानी है, किसान आंदोलन में कहोगे खालिस्तानी बैठा हुआ है सिखों को, आप मुसलमानों कहोगे पाकिस्तानी बैठा हुआ है, पूर्विया को तुम अलग से गाली दोगे, बनारस में लाश बहेगी, तुम बोलोगे नहीं 1 मिनट गंगा में कोरोना के दौरान। कौन तुमको पूछेगा भाई? अब नोटबंदी करके महिलाओं के अचरा से पैसा निकाल लोगे, कहोगे ये जो काला धन है। काला धन जो उसी दौरान जब एक आंचल से पैसा निकाला जा रहा था, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस कर्नाटका का एमपी जो था, अपने बेटी की शादी में 400 करोड़ नगद खर्च किया था। वो धन कहां से आया? वो धन कहां से आया? सारे इनके धन पशु मोदी के काला धन को व्हाइट मनी में बदल दिए। तो हमारे दर्शकों को मुख्य संदेश आप क्या और इनकी मीडिया को कह देना चाहता हूं कि मीडिया जो थी कहती थी, इनकी मीडिया जो मोदी की मीडिया है, जो कभी कभी खुश होकर के और जज्बात में आकर बोल देते आई एम अंजना कश्यप, अंजना मोदी, ऐसी जो मीडिया के लोग थे
चाहे वो एक आज तक की एक न्यूज एंकर थी, वो कहती थी कि इतना मीटर नीचे, 200 मीटर नीचे चला जाएगा जो 200 नोट का जो वो चिप होगा, कि 200 मीटर नीचे भी 200 नोट दबा देंगे तो पता चल जाएगा। कहाँ गई 2000 की नोट? कहीं दिखाई दे रही है? बाद में कहते हमने तो नहीं कहा, लेकिन फुटेज दिखा दिया। भाई अब तो इलेक्ट्रॉनिक दौर है, उपग्रह में चीजें सारी की तैर रही है, सब कुछ मौजूद है। आज हम जो बोल रहे हैं कल झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन हमने नहीं बोला था, वो तैर रहा है, वो आ जाएगा, रेंज है, रेंज के थ्रू सब जगह पहुंच जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो कारपोरेट मीडिया है इनको ध्वस्त होना चाहिए, जनता की मीडिया आना चाहिए। और मैं अंतिम बात कहूंगा, उसके बाद आप सवालों का जवाब भी दूंगा जो पूछेंगे, कि निश्चित रूप से इस हिंदुस्तान में आज संविधान बचाना है, आज लोकतंत्र बचाना है, उन गरीबों का आरक्षण बचाना है जिन्होंने मेहनत किया है, काम किया है। उन गरीबों की इज्जत बचानी है, गरीबों की जिंदगी बचानी है, छोटे व्यवसायियों को बचाना है, नौजवानों को बचाना है, छात्रों को बचाना है, महिलाओं को बचाना है, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को बचाना है। इसलिए जरूरी है इस देश से, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस आरएसएस की सरकार, इस मोदी की सरकार और देश की एक कारपोरेट सरकार को और कारपोरेट की दलाल सरकार को सत्ता से बाहर करना है। ये मैं कह रहा हूं, ये मेरी अपील लोगों से है। 2024 के चुनाव में हाँ, अब तो कई दिन बचा, 20 दिन बचा है, तो बाहर करना है। लेकिन मैं कह भी रहा हूं कि आम जन के अंदर ये संविधान की बात, लोकतंत्र बचाने की बात और ये आरक्षण की बात आम जन के दिमाग में पहुंचे, सब दिमाग में भर गया है कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे। और मोदी के लोगों ने कहा है कि इतने से पार, 370 पार होगा, 400 पार, हम संविधान बदलेंगे। मोदी पर भरोसा नहीं रह गया है, अमित शाह को भरोसा नहीं रह गया है, भरोसेमंद कभी नहीं रहेगा। गलती से लोगों ने उन बुजुर्गों की बात नहीं माना जो बुजुर्ग कभी कहा करते थे, इस गांव के बुजुर्ग, और जन संकोट नहीं डालते थे, भाजपा वोट नहीं डालते थे। 2-3 वोट इस गांव में मिलता था, एक आदमी इस गांव में जो कार्य करता थे, तो कहते थे ये देश के पूंजीपतियों की पार्टी है, ये बड़े लोगों की पार्टी है, ये राजाओं की पार्टी है। तो बुजुर्ग कहते थे, नौजवानों ने बुजुर्ग की बात नहीं मानी, उस अनुभव का लाभ नहीं लिया, जिसका नतीजा हुआ कि देश इस मुहाने पर चला गया है कि अगर इस बार मोदी आ गए तो देश जो है बचेगा नहीं। देश मतलब जमीन नहीं होती है, देश का मतलब नागरिकों से होता है, नागरिकों के अधिकार से होता है, देश के संविधान से होता है, इस व्यवस्था से होता है, हमारे सामाजिक सरोकार से होता है, और ये हमारे सामाजिक ढांचे से होता है। यह देश है। और इसीलिए नेहरू ने जब कहा कि हुई भारत माता, तो लोग नहीं जवाब दे पा रहे थे। मीटिंग पूछा था उन्होंने, राजस्थान की मीटिंग में, जगह भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि भारत माता आप हो, इस देश का नागरिक भारत माता है, महिलाएं भारत माता है, ये नौजवान भारत माता है, ये भारत माता है जो देश के नौजवान हैं, जो देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। देश की माए बहने भारत माता है। ये आदमी है, निर्जन स्थान कोई भारत माता नहीं हो सकता है। बहुत सारे निर्जन जगह पड़े हुए धरती पर, कितनी जगह पता ही नहीं है, खोजा जा रहा है कि जगह क्या है, वो भारत माता नहीं हो सकता है। ये भारत माता, ये देश के लोग हैं, 144 करोड़ लोग हैं, इस भारत माता को आज बचाना है। नफरत की आग में झुलसा जा रहा है इनको, ये मेरा कहना है। जैसा कि आप लोगों ने सुना इनको, और मुझे लगता है कि आजादी से अब तक की जो भी सूचनाएं हैं इनके पास अथाह सागर है उसका, जिसका कुछ बोध आप लोगों तक पहुंचा है। और इस बोध को अपने कसौटी पे कसिए, समझिए, और जो बाकी के चरण बचे हैं चुनाव के, उसमें उसको अपने संज्ञान में लेते हुए निर्णय लीजिए कि किसको वोट करना है। वोट निश्चित करें, अपनी आजादी और अपना संविधान बचाना है, अपने अधिकार बचाना है, तो जरूर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको वोट करना होगा।
इनके हिसाब से अगर इस बार आप चूक गए तो बहुत ही दुर्दिन देखने पड़ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।